हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम साइंस का होने वाला है, क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना सिलेबस जो है वो टाइम से कवर कर लिया होगा। एक वीडियो हमने पहले बनाई थी कि साइंस में आपको किस किस चैप्टर को कितने कितने वेटेज के लिए पढ़ना है। उस वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने देखा, आपका बहुत सारा प्यार मिला और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप 75 आउट ऑफ 75 साइंस में स्कोर करके निकलेंगे। अब इसी तैयारी के साथ साथ आपके सामने हम कुछ एक्सपेक्टेड पेपर लेकर के आए हैं, जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स अपने इन्हांस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यानी जितने क्वेश्चन इस पेपर में जो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर दिखेंगे आपको, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2024 के परीक्षा में इन क्वेश्चनों के आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम पहला सेट ले रहे हैं, सेट ए एक्सपेक्टेड पेपर का। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके 18 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स का पैटर्न होता है, शुरू के पहले क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका एमसीक्यूज रहेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, और एक ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम हो जाता है। वैसे ही साइंस में भी आपको देखने को मिलेगा। सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर रहते हैं, और इसमें सिर्फ 2 नंबर हमको मिलता है, और 30 शब्दों में अपने आंसर आपको लिखने रहते हैं। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि 30 वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक लाइन से लेकर के 2 लाइन तक, बस 2 लाइन के अंदर अंदर आपके 30 शब्द पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप देखेंगे 3 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 50 शब्द लिखने रहते हैं। 50 शब्दों में अपने आंसर आपको देने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक ये 4 मार्क्स का होता है, और इसमें 75 वर्ड्स आपको लिखने रहते हैं। अब 50 शब्द के आंसर कितने होंगे? 3 से 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 75 शब्द का 4 से 5 लाइन, समझ रहे हैं? 5 लाइन में आपके 75 वर्ड्स आ जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और ये 5 नंबर के लिए आते हैं। इसमें आपको आंसर अपने 100 वर्ड्स में देने रहते हैं। 100 वर्ड्स मतलब कम से कम आपको 8 लाइन लिखना है। ठीक है, 7 लाइन 8 लाइन, उसमें आपके 100 शब्द समा जाते हैं। इसी प्रकार से लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं 17 और 18, वो आपके 6 मार्क्स के लिए आते हैं, और 150 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना रहता है। अब ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ये कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। साइंस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है शुरू से, कि इसमें जो 6 मार्क के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो 2-3 क्वेश्चनों को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को कंबाइन करके 6 मार्क के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क की, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, वो सभी चीज़ें हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं 6 मार्क के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ना है मेटल एंड मेटलर्जी का। चैप्टर नंबर 8 आपको पढ़ना है लाइव प्रोसेस का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। फिर चैप्टर 7 पढ़ना है लाइव प्रोसेस का, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन वाला। और एक पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 लाइव प्रोसेसर का, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। एक पढ़ना है चैप्टर 11 जो है केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, और एक पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इतने चैप्टरों से आपके 6 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, और आपको ऑप्शन में दिखते हैं। कभी चैप्टर 9 से ही 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं, कभी चैप्टर 8 से 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं, और कभी 9 और 8 के एक एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर 7 चैप्टर 8 के साथ ऑप्शन में दिखता है, या चैप्टर 7 के ही 2 क्वेश्चन दिखते हैं। चैप्टर 14 के भी एक क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, चैप्टर 11 के 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिखते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर 4 का कोई एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखता है। तो इस तरह करके बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी डायग्राम आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे तरीके से बनाना है। हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। तो इन ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से बना लीजिए, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। सबसे पहला क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा किस तरह से रहता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा सीधा रहता है। इसी प्रकार से डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन की थ्योरी किस पर बेस्ड है? तो ये पहला ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है, ऑब्जर्वेशन में ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपने सफ़र के दौरान उन्होंने जो जो ऑब्जर्वेशन किया उसी पर बेस्ड है। ठीक, इसके बाद द केमिकल फार्मूला ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल मीथेन प्लस एल्कोहल। ठीक है, मेथेनॉल का मतलब क्या होता है? मीथेन प्लस अल्कोहल। मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगता है,
तो एक बॉन्ड हटा करके हमने अल्कोहल लगा दिया। अल्कोहल का मतलब होता है OH, ये पहला वाला ऑप्शन है, तो एक हाइड्रोजन उसमें कम हो जाता है और OH जुड़ जाता है, तो CH3OH इज मेथेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखिए, द गैस ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करने से जो गैस प्राप्त होती है उस गैस को क्या बोलते हैं? तो आंसर है ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन वगैरह सब आपने पढ़े हुए हैं चैप्टर में। इसके बाद इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी, तो डिस्टेंस कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका आंसर 3 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। जब प्लेन मिरर रहता है तो प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है? आंसर है इमेज बनता है वर्चुअल और सीधा, इरेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा इज लेस देन, पीएच वैल्यू सलाइवा का कितना होता है? तो आंसर है 7 से कम होता है, क्योंकि सलाइवा जो होता है, हमारे मुंह के अंदर जो थूक है वो एसिडिक माना जाता है, तो उसका जो एसिडिक है, एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल हो जाता है, जैसे वाटर न्यूट्रल होता है। एलॉयस आर खालिस्तान मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स, टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉयस का मतलब क्या होता है? एलॉयस मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, और किस तरह का कॉम्बिनेशन है? होमोजीनियस, एक समान। तो एलॉयस आर ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातुओं को मिक्स करके जो मटेरियल बनाया जाता है उसको एलॉय बोलते हैं, और किस तरह मिक्स किया जाता है? एक समान। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, खालिस्तान इज नॉट नेसेसरी ऑन रेडिएशन फॉर हीटिंग ट्रांसमिशन, मीडियम इज नॉट नेसेसरी ऑन रेडिएशन फॉर हीट ट्रांसमिशन, यानी हीट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बीच में किसी मीडियम का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर एयर नहीं भी होगी तो भी हीट आ जाएगी, क्योंकि सन से लेकर के अर्थ तक सन की हीट आती है और बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो हीट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको चलने के लिए किसी तरह की मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, लेंस का जो पावर होता है उसको किस में नापते हैं? तो इसका आंसर है डायोप्टर में नापते हैं। डायोप्टर, ये स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, DIOPTRE, डायोप्टर। ये 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है डायोप्टर। ठीक, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय खालिस्तान आर ऑक्सिन, गैबेरलिन एंड साइटोकिनिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स। ओके, इसके बाद 5 नंबर का आपका मैच द कॉलम आएगा। बहुत इजी मैच द कॉलम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से आप इसको बना सकते हैं ना, बहुत सावधानी से देखिएगा। पहला है कंबाइंड फूड चेन फॉर्म्स, जो फूड चेन का मिक्स फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन ही बोलते हैं। तो पहला का तो आपका फूड चेन हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है? वीक बेस है। ठीक, हाइड्रोक्साइड वीक बेस का इंडिकेटर है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, ये आपने पढ़ा है। प्रपोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी किसने दी थी? माइकल फेराडे ने। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें 5% पानी मिलाते हैं, वो स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है, और उसको हम एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल में 5% पानी मिला के हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाते हैं। प्योर एथेनॉल या प्योर स्पिरिट कोई नहीं पी सकता, इट इज़ डेंजरस टू हेल्थ, तो उसमें पानी मिला करके उसको पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो 5% पानी उसमें मिलाते हैं और उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होते हैं, बहुत इजी हैं, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। आप स्क्रीन पर देख करके इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल ऑफ टिकेश्वरी फील्ड इज 4.2, यानी 4.2 मतलब 7 से कम है, मतलब एसिडिक है। फॉर गुड यील्ड ऑफ क्रॉप, मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है 4.2 यानी एसिडिक है, मिट्टी एसिडिक है। तो अच्छी फसल होने के लिए हाउ कैन शी कंट्रोल द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, एसिडिक मिट्टी में कोई अच्छी फसल नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है उसको बेसिक लेवल तक ले जाने के लिए उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। तो किस तरह से हम अच्छी फसल के लिए अपनी पीएच वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल की पीएच वैल्यू को? तो उसमें कुछ चीज़ें हमको मिलाना पड़ेगा। क्या चीज़ मिलाना पड़ता है? देखिए यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, फॉर कंट्रोल ऑफ दिस पीएच वैल्यू मैन्योर, लाइम और ऐश शुड बी एडेड इन द फील्ड। ठीक है, तो पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको खाद मिलाना पड़ेगा, लाइम मिलाना पड़ेगा, चूना और ऐश राख वगैरह मिलाना पड़ेगा, ताकि वो उसका एसिड नेचर ख़त्म होकर के बेसिक नेचर हो जाए, और कहाँ तक आ जाए? 5 से लेके 8 के बीच में पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाए। ठीक है,
5 से लेके 8 के बीच में, यानी न्यूट्रल हो। 7 तो न्यूट्रल होता है और 8 बहुत हल्का सा एसिडिक होता है। ओके, तो इस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर पहचानिए फंक्शनल ग्रुप, आपको कुछ कुछ पहचानना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला वाला देखिए क्या क्या है इसमें, C3H7 और OH। OH लगा है तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का इंडिकेटर होता है OH। यहाँ पर देखिए C4H9Cl, Cl लगा है तो इसका मतलब है ये हाइलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो जो 17th ग्रुप है वहाँ से, तो इसको हेलो फैमिली बोलते हैं। और ये कौन सा हेलोजन लगा है इसमें, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज़ किया जाता है जिसका इंडिकेटर Cl है। यहाँ पर देखिए थर्ड वाला CH3CHO, CHO एल्डिहाइड का इंडिकेटर है, एल्डिहाइड, और ये इसका फॉर्मूला है CHO। ठीक है, तो इसको पहचानना अच्छे से सीखिए। उसके बाद राइट एनी 2 यूजेस ऑफ बायोगैस, बायोगैस के कोई 2 यूज़ आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए। ठीक, इसके बाद रीजनरेशन, ये बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। बायोगैस इज़ यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए हम लोग मैन्योर से बायोगैस बनाते हैं, तो ये खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। जैसे घर में हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं LPG का, बिल्कुल उसी तरह से। बायोगैस इज़ यूज एज फ्यूल फॉर लाइटिंग एंड टू रन इंजन्स, लाइट जलाने के लिए भी, आग जलाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, और इंजन को चलाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ रीजनरेशन, जब ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में टूटते हैं अलग अलग टुकड़ों में, और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराता है, इसी मेथड को रीजनरेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ 10% लॉ इन अ बायोस्फीयर, अच्छे से इनके आंसर्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन गिवन स्केल, इसका एक क्वेश्चन हर साल लगभग रहता है। ठीक है, ये हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप बनाइए, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहीट, तो 30 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहीट स्केल में चेंज करना है, और बहुत आसानी से ये बनता है। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। इस फार्मूले को एकदम अच्छे तरीके से आप रट लीजिए। ठीक है, आप अगर सेल्सियस की वैल्यू दिया है तो C की जगह पुट कर दीजिए, और अगर फ़ारेनहाइट देके सेल्सियस पूछ रहा है तो F की जगह पुट कर दीजिए। लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया है तो जहाँ पर C लिखा है वहाँ पर आप 30 लिख दीजिए। देखिए -30 डिग्री है तो -30 लिख दिया यहाँ पर। अब हमको F निकालना है तो F बचा के सबको उधर भेजेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले 5 से 30 तो कट जाता है, तो 5 6 या 30, ये 6 आ गया आपका। उसके बाद 9 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 9 उस तरफ जा करके मल्टीप्लाई हो गया, और 9 6 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 54। अब 32 को भी हम उधर भेजेंगे तो 32 माइनस में इधर आके प्लस हो गया, 54 माइनस में 32 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ओवरऑल 54 में 32 घटाने से 22 बचा माइनस में। तो फ़ारेनहीट का स्केल कितना हो गया, -32 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको आप बना लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से हट जाती है, मुड़ जाती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और किसी सरफेस से टकरा करके लाइट अगर वापस उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस आ जाए, तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ के आप प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, किस किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो है हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, किसी वायर में अगर हमने करंट फ्लो कराया तो करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर एक हमने सर्कुलर लूप वायर लिया तो उसके कारण भी करंट फ्लो कराने से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर वायर से हमने सोलेनॉइड बना लिया तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराने से भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 4 तरीके हैं, इसको आप आराम से देख लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट assumption did Mendel's made by his experiment, write any 3 assumptions। तो मेंडल ने क्या क्या एजम्पशन बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, when Sonali tested 4 solution PQRS with a universal indicator, she obtained pH 13.728 on this basis tell about the solution, which one is स्ट्रांगली एसिड कौन होगा, न्यूट्रल कौन होगा, वीकली बेस कौन होगा, स्ट्रांगली बेसिक कौन होगा। तो इसको पहचानने का तरीका ये है, ध्यान से समझिएगा ना। पीएच वैल्यू का स्केल इस तरह से होता है, ये यहाँ 0 से शुरू होगा और इधर 14 तक जाएगा। ठीक है, बीच में आता है 7, तो 7 क्या है, सबसे न्यूट्रल होता है। और वाटर, आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, ये न्यूट्रल है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। इसका मतलब है जब आप इस तरफ लौटेंगे तो ये एसिड रहेगा, और 7 से 14 तक जाएंगे तो ये बेसिक रहेगा। समझ गए, अब ध्यान से समझिए।
जैसे जैसे 7 से पीछे आते जाएंगे वैसे वैसे एसिड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जिसकी एसिडिक वैल्यू 1 होती है वो सबसे ज़्यादा एसिड होता है, ये 1 से स्टार्ट होगा ना। जिसका एसिडिक वैल्यू 1 होगा वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। अब ध्यान से देखिए, 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक, 2 उससे कम एसिडिक, 3 उससे कम, 4 उससे कम, 5 उससे कम, 6 उससे कम, 7 सबसे कम और 7 न्यूट्रल हो गया। यानी 1 से लेकर के 7 की तरफ जाने से एसिड कम होता है और 7 में एसिड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 7 के बाद जब आप 14 की तरफ चलेंगे तो बेसिक बढ़ने लगता है। जैसे 7 के बाद 8 आए, थोड़ा सा बेस हुआ, 9 थोड़ा और ज़्यादा बेसिक हो गया, 10 थोड़ा और ज़्यादा बेसिक हो गया, 11 थोड़ा और ज़्यादा बेसिक हो गया, 13 14 सबसे ज़्यादा बेसिक हो गए। समझ रहे हैं? तो 7 से पीछे की तरफ जब आप आएंगे इसका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, 7 से 14 की तरफ जब आप जाएंगे तो उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जो 2 होगा वो कहाँ पर होगा, इधर। तो 2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, 8 थोड़ा सा बेसिक होगा और 13 उधर सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके हिसाब से इसको अरेंज किया गया। आप देख लीजिए, स्ट्रांगली बेसिक लिखा है 13 को दिख रहा है, वीकली बेस लिखा है 8 को दिख रहा है, न्यूट्रल लिखा है 7 को दिख रहा है और स्ट्रांगली एसिड लिखा है 2 को दिख रहा है। ओके, समझ जाएंगे आप। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है, राइट 4 लिमिटेशन ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। ये आपको परीक्षा बोर्ड वगैरह में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको यहीं से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां थी। तो इसको ध्यान से यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। पहला तो था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में भी रख दिया था और 7th ग्रुप में भी रख दिया था। ये प्रॉब्लम था और उसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बताया था, कहीं भी रखा जा सकता था। दूसरा गलती ये था कि उन्होंने प्लेसिंग हैवियर एलिमेंट बिफोर लाइटर एलिमेंट, भारी एलिमेंट को हल्के एलिमेंट से पहले लिख दिया था, जबकि उन्होंने मास के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट बनाया था, लेकिन कहीं कहीं गलती हो गई थी। इसको पढ़ लीजिएगा इस एग्जांपल के साथ। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, यानी हाइड्रोजन के देखिए 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। तो तीनों का मास अलग अलग होता है, एक का मास कम होता है, एक का ज़्यादा, एक का और ज़्यादा। लेकिन उन्होंने तीनों को एक ही जगह पर रख दिया था, जबकि उनका पूरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मास था, यानी पहले छोटा मास, फिर बड़ा मास, फिर उससे बड़ा मास। जबकि 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप को उन्होंने एक ही जगह रखा, सेम हाइड्रोजन के प्लेस पर, और कोई रीज़न नहीं बताया। नॉट प्लेसिंग आइसोबार इन वन प्लेस, आइसोबार को उन्होंने अलग अलग एक प्लेस पर नहीं रखा, अलग अलग रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी, ये आपको परीक्षा बोर्ड में नहीं मिलेगा, इसको इसलिए यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। कैटलिस्ट वगैरह कैसे लिखना है, विनाइल क्लोराइड को किस तरीके से प्रिपेयर करके हम बनाते हैं, ये देखिए ऐसे, तो एकदम याद कर लीजिए इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन यहाँ पर हम आते हैं, यूजेस ऑफ पीवीसी, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीवीसी का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेगा। ठीक है, राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी अक्सर पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन का ऑक्सी और Cl2 का क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एकदम रट लीजिए। 2 यूजेस इसके कहाँ हैं, एक तो ब्लीचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और दूसरा जो पानी हम पीते हैं, कभी कभी पानी गंदा हो जाता है तो उसमें से इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द रोल ऑफ हैबिटेट इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे खासे नंबरों के लिए आता है। इसके ऑप्शन में है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, सभी जानते हैं, मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, ग्रीगर जॉहन मेंडल। उसके बाद ऑन विच प्लांट ही यूज्ड हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पी का पौधा लिया था, पी तो आप समझते हैं ना, मटर। राइट 2 रीज़न फॉर द सिलेक्शन ऑफ दैट प्लांट, उसका कारण लिखना है कि उन्होंने यही पौधा क्यों चुना। तो ये आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मैं एक एक पढ़ के आपको नहीं बता सकूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन लिखना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो इसको आप एकदम जी जान लगा के रट लीजिए, जैसे भी करके प्रिपेयर करना है कर लीजिए। ठीक है, ये आएगा ही आएगा परीक्षा में। इसके बाद इसके ऑप्शन में है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ का भी आपको प्रिपेयर करना है डिफरेंस, एकदम 3 डिफरेंस छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, आराम से इसको आप बैठ के प्रिपेयर कर लीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वीडियो लंबी होने के कारण हम सबको पढ़ के यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आराम से इसको आप रोक करके प्रिपेयर कर सकते हैं, या इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इज immersed obliquely into a beaker filled with water, then its surface appear bright like silver, why, explain the diagram। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी बर्तन में अगर हम एक खाली टेस्ट ट्यूब डाल दें
तो उसको बाहर से देखने से वो सिल्वर की तरह कैसे चमकने लग जाता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, क्लास लेक्चर के दौरान आपने इसको पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है, वाटर भारी होता है और ग्लास ट्यूब खाली है, तो ग्लास ट्यूब के अंदर एयर होता है। जब भी लाइट हैवियर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से लाइट को जब हम साइड से देखते हैं, हमारी आंख में लाइट आ रही है, तो ये हमको चमकता हुआ दिखता है जैसे सिल्वर चमकता है। तो इसका आर्गुमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में आते हैं। स्फेरिकल मिरर के लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाना है, पोल समझाना है, अपर्चर समझाना है, फोकल लेंथ समझाना है। तो एक एक बार इसको देख लीजिए। कोशिश करिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें डायग्राम भी आप बना करके दिखाएं, या एक डायग्राम बना दें स्फेरिकल सरफेस का, उसमें सभी चीज़ें एक ही डायग्राम के अंदर मेंशन करके दिखा दीजिए। ठीक है, पोल बता दीजिए, अपर्चर बता दीजिए, फोकल लेंथ बता दीजिए क्या है, तो डायग्राम के साथ इसको मेंशन करके आप बताएंगे। व्हाट डू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, हालांकि यहाँ रेसिस्टर होना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे इसमें। ठीक है, और इसमें ओम्स लॉ लगा करके सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसके ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसको भूलिएगा नहीं। मोटर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर और इसकी वर्किंग, तो ये अच्छे खासे नंबरों के लिए आपको देखने को मिलेगा। सीधा सीधा आपको ये 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है, कभी 6 नंबर के क्वेश्चनों में भी आ जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये सब कुछ एज इट इज़ रट के आपको लिखना है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा कितना आसान क्वेश्चन है और सीधा 6 नंबर के लिए आया है। वाट आर एलॉयस, राइट नेम, कंपोजिशन एंड यूज़ ऑफ 3 एलॉयस। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके ऑप्शन में है, अब देखो 6 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, छोटे छोटे, जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन बना है ऑप्शन में देखो, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया। विच प्रॉपर्टी आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज, बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस फिल्स, ए पॉपअप साउंड इज प्रोड्यूस ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग स्टिक नियर ए गैस जार फिल्ड विथ हाइड्रोजन। तो ये देखो छोटे छोटे सवाल हैं, यही 3-3 नंबर मिला के 6 नंबर बनते हैं। ये 3 नंबर का हो गया, ऊपर वाला 3 नंबर का हो जाएगा। ये ए में दिया है ना, अभी ए क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर बी वाले में भी पूछ लेगा, दोनों मिला करके 3-3 नंबर आपको 6 नंबर देंगे ये। वाटर मेटलॉइड्स गिव एनी थ्रू 2 एग्जाम्पल्स। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिजेंबल होती है, दोनों से मिलती है। इसके एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये क्वेश्चन और इधर के क्वेश्चन मिला करके ये आपको 6 नंबर देंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये चैप्टर नंबर मेटल और मेटलर्जी से भी पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिक्स करके बनाते हैं इसको, नॉन मेटल्स में ही मेटलॉइड्स वगैरह आपके आ जाते हैं। ओके, 18वां क्वेश्चन लास्ट देखिए, डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं। तो डायग्राम सीधा सीधा देखो 6 नंबर के लिए आ रहा है। हाउ डू इनवॉलेंट्री रिएक्शंस ऑकर इन अवर बॉडी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो पहला है, देखिए डायग्राम बनाना है नर्व सेल का, तो नर्व सेल का डायग्राम एकदम अच्छे से रट लीजिए, जैसे भी बने अच्छे से। इसकी लेबलिंग देख लीजिए, डायग्राम कैसे बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत सुंदर बनाइएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम इसमें 3 नंबर का है, देखो 2 क्वेश्चन मिला के बनाए ना, तो खाली डायग्राम ही 6 नंबर नहीं देगा, 2 क्वेश्चन मिला देते हैं 3-3 नंबर के। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग चैप्टर से भी बनाए जा सकते हैं, सेम चैप्टर से भी। तो ये आपको यहाँ पर आंसर दे के जाएगा। अब ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, इनवॉलेंट्री रिएक्शन क्या है, इसको देख लीजिए। 3 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 3 नंबर आपको नर्व सेल के डायग्राम में मिल जाएंगे, 6 नंबर मिलता है। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, इसको भी कर लीजिएगा। ऑक्सीजन बनाने का जो प्रोसेस है उसका डायग्राम भी आता है फोटोसिंथेसिस में, देख लीजिए। एक्सप्लेन दैट ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो इसको देख लीजिए, डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाना है, सब कुछ लेबलिंग अच्छे से करना है। मेथड है, केमिकल रिएक्शंस है, ऑक्सीजन किस तरह से निकलता है, इसका प्रिकॉशन है। इतनी चीज़ें अगर आपने प्रिपेयर कर ली तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो जितने क्वेश्चन इसमें आए हैं उसको हर हाल में प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम इसी का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, उसको भी आपको देखना है। तो आज लास्ट डे में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, खाली एक एक बार पढ़ेंगे भी तो भी दिमाग में चीज़ें रहेंगी, कल जाके आप आराम से उसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।